गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 को हल कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करेंगे। 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत किस स्थिति में होता है और अशांत आवर्ती कब होता है। जैसे कि हम लोग परिमेय संख्या जनरली p/q के रूप में डिनोट किया जाता है। p/q के रूप में जो भी संख्या हो वो परिमेय संख्या होता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दिया जाता है कि q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड अगर प्राप्त होता है, यानी सिर्फ 2 और 5 का टेबल प्राप्त होता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। और 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या प्राप्त हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो हम लोग नोट में क्या लिखेंगे? नोट में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इस चीज को ही लिख लेना है कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n या 5 to the power m या 2 to the power m into 5 to the power n अथवा 2 to the power n into 5 to the power n में से कोई भी रूप में हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी अगर कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो q का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो 2 to the power n के रूप में मिले, या फिर 5 to the power m के रूप में, या फिर 2 to the power m into 5 to the power n, अथवा 2 to the power n into 5 to the power n, यानी इसका दोनों पावर 1 हो या दोनों पावर भिन्न हो, या सिर्फ 2 पर पावर कोई भी या 5 पर पावर कोई भी में से कोई भी अगर एक रूप हो। ये 4 रूप बताया गया। ये चारों रूप में से कोई भी अगर एक रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और इसके अलावे अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है, जैसे 3, 7, इस तरह का अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को ये करना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यानी कि हम लोग को भाग नहीं देना है, तो जो ये बताया गया है उसी के माध्यम से आप लोग को बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो हम लोग सबसे पहले ये 3125 को हम लोग तोड़ेंगे।
ठीक है। तो बराबर क्या मिलेगा, 13/3125 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिखें तो ये हम लोग को मिलेगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5। तो ये 4 जो आप लोग को बताया गया था, तो ये 4 में से एक है। इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोग इसमें लिख देंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है और इसे 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इस क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। अब जैसे एक और हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 का। 2 में है 17/8। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17/2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू मिलेगा 17/2 टू दी पावर 3। तो ये 2 टू दी पावर 3 के रूप में आया, यानी इसको हम 5 टू दी पावर m इंटू 2 टू दी पावर n के रूप में दर्शा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं 3 में, तो 3 देखते हैं तो 64 डिवाइडेड बाई है 455। इसको अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड में करें हर का, तो 64 डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये किसी से भी तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है 64, तो यहाँ पे 5 के अलावे 7 आया, 13 आया। इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती है। यह 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग क्या लिख देंगे, अशांत आवर्ती। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो दशमलव प्रसार शांत है, जो दशमलव प्रसार शांत है उसका हम लोगों को दशमलव प्रसार में लिखना है, यानी कि दशमलव में उसको लिख देना है, दशमलव के रूप में हम लोग को प्रसारित करना है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1, यानी कि 1 का 1 हम लोग का शांत था, तो 2 का भी 1 हम लोग करेंगे। तो हम लोग आया था 13 बाई ये था हम लोग का 3125। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखे थे, 13/5 टू दी पावर 5। तो इसको दशमलव में लिखना बहुत ही आसान है, यानी नीचे 5 पर पावर जितना भी है उतना ही से हम लोग गुना करेंगे 2 पर पावर से। ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/5 पर पावर 5 गुने ऊपर नीचे 2 पर पावर 5 बटे 2 पर पावर 5। 2 टू दी पावर 5 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग आया वो है 13 इंटू 2 टू दी पावर 5। तो 13
इंटू 2 टू द पावर 5 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 2 टू द पावर 5 का मतलब 32। और नीचे हम लोग का है 5 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 5। तो दोनों से अगर हम लोग कॉमन लेंगे, ऊपर को अगर गुना कर देंगे 13 और 32 को, तो प्राप्त होगा 416 डिवाइडेड बाई, दोनों का पावर सेम है तो इसको हम लोग 5 गुने 2 पर पावर का होल टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर समान है। तो बराबर क्या मिल जाएगा, 416 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 416 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5, मतलब यानी कि 0.5 होगा, 3, 4, 5। तो यहाँ 5 अंक के पहले दशमलव डाल देना है, तो 0.00416 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट किए, दशमलव में। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितना भी दशमलव प्रसार जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत आएगा उसको हम लोग दशमलव में रिप्रेजेंट कर देना है, वही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब रहा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को कि किसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, किसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि हम लोग 9th क्लास में जो भी पढ़े हैं, जैसे दशमलव प्रसार में हम लोग का था शांत, अशांत और अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो उसी के अनुसार आप लोग जो दशमलव प्रसार जो दिया हुआ है उसी के अनुसार उसमें किसका P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और किसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसके अनुसार से आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, तो वो आप लोगों का होमवर्क है। और हम लोग इसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों का प्रश्नावली अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग अध्याय 4 शुरू करेंगे। अध्याय 4 हम लोगों को क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हम लोग शुरू करने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े, तो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म था वो हम लोगों का क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो हम लोग का द्विघात बहुपद कहलाता है। लेकिन अगर हम उसी में इक्वल टू 0 लगा दें तो हम लोग का क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। जैसे कि हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज द्विघात समीकरण। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में हम लोग का चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस रूप में रहे तो हम लोग का क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a को हम 0 के बराबर कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जो टर्म है यानी पद है ax स्क्वायर, ये तो मेरा शून्य हो जाएगा। तो bx प्लस सी इक्वल टू 0 बचेगा। तो हम लोग का रेखिक समीकरण कहलाएगा, वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसके अलावे यहाँ पे a, b तथा c ये हम लोगों का वास्तविक संख्याएं होता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें हम लोगों को सिर्फ ये जांचना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसा कि प्रश्न में ही दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है
तो हम लोग उसमें देखेंगे कि वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर उस रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, तो 1 का 1 में हम लोग का है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हम लोग का दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम तोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा, दिस एम्प्लाइज ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये x प्लस 1 को होल स्क्वायर को हम लोग तोड़ दिए, और राइट साइड में जब हम लोग करेंगे तो ये 2x माइनस 3 टू जा 6। ये लेफ्ट राइट साइड का दोनों टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो दिस एम्प्लाइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x पॉजिटिव साइन 2x नेगेटिव साइन, तो दोनों आपस में कट गया। तो दिस इम्प्लाइज क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या इसका घात 2 है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसका घात 2 है, यानी ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। तो लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया वो सब इसी तरह से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग हल करेंगे। अगर उसका घात 2 आया और वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हुआ तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क में एक्सरसाइज 1.4 के सभी प्रश्नों को बनाना है और न्यू एक्सरसाइज 4.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू।